इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। 1. जहां तक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की बात है, जब विलुप्त जीवों की बात आई तो लैंडन केवल इतना कह पाए कि वे पृथ्वी पर मौजूद जीवों से 20% समानता रखते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर लें। हर्टफिलिया में प्रेगनियोस नामक जीव थे। वे डायनासोर से कहीं बड़े थे, उनके रंग बहुत चमकीले थे और उनके 6 जोड़े अंग भी थे। संग्रहालय के इन सभी आकर्षणों के साथ लैंडन को लगा कि अभी के लिए यह पर्याप्त होगा और भविष्य में उम्मीद है बेमार्ड एविएशन म्यूजियम, टेलीकम्युनिकेशन म्यूजियम और कई अन्य संग्रहालय भी जोड़ेगा। संभावनाएं अनंत थीं। महाराज, तो आप चाहते हैं कि सभी 11 इमारतों का नवीनीकरण करके उन्हें कम से कम 3 मंजिल ऊंचा बनाया जाए? उद्धरण चिन्ह हम, और उन्हें अपनी दूसरी और तीसरी मंजिल से एक दूसरे से जोड़ा भी जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत चौड़े कनेक्टिंग ब्रिज बनाने होंगे। इस तरह आगंतुक अलग अलग इमारतों की ओर जा सकेंगे, बारिश होने पर भी। और सुनिश्चित करें कि कनेक्टिंग ब्रिज चौड़े हों। इस तरह लोगों के एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने पर कम ट्रैफिक होगा। साथ ही मैं चाहता हूं कि आप सभी 2 और कांच की इमारतें भी बनाएं। उद्धरण चिन्ह _ बेशक इन 6 संग्रहालय आकर्षणों के अलावा संग्रहालय में एक फूड कोर्ट, बाथरूम, स्टाफ रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, लॉकर रूम, छोटा प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, सुरक्षा कक्ष आदि भी होने चाहिए। इसलिए इस जगह के दैनिक संचालन के लिए अधिक जगह आवश्यक थी। अब तक की सभी चीजों को देखते हुए लैंडन को पता था कि इस साल जून तक संग्रहालय का जीर्णोद्धार, निर्माण और कलाकृतियों का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद लैंडन ने थिएटर निर्माण में उतरने का फैसला किया। निश्चित रूप से थिएटर डिस्ट्रिक्ट डी में होगा, जहां सभी शानदार होटल, गोकार्ट रेसिंग ट्रैक और अन्य मनोरंजन गतिविधियां थीं। ये थिएटर ब्रॉडवे शो, संगीत, नाटक, जादू शो, सर्कस एक्ट, स्टैंड अप कॉमेडी की मेजबानी करेगा और यहां तक कि डांस शो भी होंगे, जैसे बैले शो, डिज्नी ऑन आइस जैसी चीजें और भी बहुत कुछ। तो निश्चित रूप से इसे वेगास शो जितना बड़ा होना चाहिए था। आखिरकार दुनिया भर से लोग इन प्रदर्शनों को देखने के लिए आ सकते हैं। इसलिए लैंडन ने फैसला किया था कि पूरे थिएटर को एक अकादमी जैसा कुछ बनाया जाना चाहिए। हाँ, उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वह लोगों को ठीक से प्रशिक्षित कर सके जबकि वे प्रदर्शन कर रहे हों। ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बैले के सभी स्टेप्स में महारत हासिल करने, सर्कस के करतब दिखाने या यहाँ तक कि बर्फ पर डिज्नी जैसा कुछ करने के लिए समर्पण और अभ्यास की जरूरत थी। यहाँ तक कि रस्सी से रस्सी पर झूलने और घूमने वाले जिम्नास्ट को भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत थी। इसलिए एक अकादमी खोलना एक बुरा विचार नहीं होगा। जहां तक थिएटर की स्थापना का सवाल है, लैंडन थिएटर की संपत्ति के आसपास 10 3 मंजिला इमारतें बनाना चाहता था और प्रत्येक इमारत में 2 ऊंची छत वाले मंच होंगे। पहली मंजिल वह होगी जहां पॉपकॉर्न, पेय पदार्थ आदि बेचे जाएंगे और दूसरी और तीसरी मंजिल पर दर्शकों को प्रत्येक मंजिल पर एक विशाल मंच मिलेगा। तो कुल 10 इमारतों के साथ बेमार्ड के पास अंत में 20 मंच होंगे। संक्षेप में, जब कोई एस्टेट में आता है तो वे अपने टिकट का भुगतान करते हैं या दिखाते हैं और टिकट पर स्टेज नंबर या बिल्डिंग की ओर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई सिनेमा में करता है। इसलिए प्रति रात शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक, अगर वे वास्तव में व्यस्त हैं तो 20 अलग अलग शो दिखाए जा सकते हैं और शेड्यूल के आधार पर कुछ दिनों में केवल 5 शो हो सकते हैं। विभिन्न शो के शेड्यूल निश्चित रूप से कई सप्ताह पहले बनाए जाते हैं और समाचार पत्रों में, साथ ही थिएटर के मासिक ब्रोशर में भी डाले जाते हैं। इसमें शो की तारीख, स्थान और समय के बारे में संक्षिप्त सारांश दिया जाता है। साथ ही लोगों को यह भी बताया जाता है कि शो किस बारे में है। इस तरह बेमार्डियन और आगंतुक इवेंट से पहले आसानी से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। चाहे जादू हो, अभिनय हो, संगीत हो, ब्रॉडवे शो हो या फिर सर्कस के करतब, लैंडन को यकीन था कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा। बेशक संगीत के लिए, चूंकि लैंडन सचमुच धरती से आया था, इसलिए आप मान सकते हैं कि वह सभी क्लासिक्स को यहां लेकर आएगा, सेलिन डायोन से लेकर के पॉप और इसी तरह की अन्य। वह शो को बेयोंसे कॉन्सर्ट की तरह आकर्षक और ऊर्जावान बनाता था। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए इस युग में उनके पास विदूषक थे, लेकिन लैंडन आधुनिक कॉमेडी को फिर से जीना चाहते थे, इसलिए उन्हें खेल बदलना पड़ा। और नाटकों की तो बात ही न करें, चाहे हेमलेट हो या आधुनिक फिल्में, लैंडन के पास लाखों नाटक उपलब्ध थे। वास्तव में सर्कस एक्ट, ब्रॉडवे शो और बहुत कुछ सहित सब कुछ बेमार्ड को सभी उभरते सितारों के लिए नए हॉलीवुड के रूप में मानचित्र पर लाएगा। लाइट शो सुविधाओं, वाटर फाउंटेन सुविधाओं और इतने पर किसी के लिए भी लैंडन के दिमाग में जो कुछ भी था उसे फिर से बनाना मुश्किल होगा। अकादमी के मामले में वापस आते हुए, इसे थिएटर एस्टेट के करीब होना था और इसके अपने निवास और छात्र थिएटर भी होंगे। हर रात 6 बजे से 11:30 बजे तक कई शो होने के साथ सभी छात्रों को कम से कम सप्ताह में एक बार 20 स्टेज में से किसी एक पर जाने का मौका मिलेगा। उनके वेतन के लिए वह एक साप्ताहिक शो
बेमार्ड में एक सप्ताह के वेतन के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक स्टेज से पहले हजारों सीटें होंगी। तो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग आए। उस एक शो के लिए उनका वेतन एक महीने के वेतन के बराबर भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बेमार्ड में न्यूनतम वेतन से ये कभी भी दूसरों की कमाई से कम नहीं होगा। कुल मिलाकर लैंडन को उम्मीद थी कि जुलाई में थिएटर और अकादमी दोनों का काम पूरा हो जाएगा, जो अच्छा था, क्योंकि उस समय के आसपास योदान या डेफेरिस से बचाए गए कुछ गुलाम तब तक आ जाएंगे। उम्मीद है। तो आपके नए काम के लिए बस इतना ही। अगर किसी के पास कोई और सवाल है तो तुरंत चीफ टिम से संपर्क करें। बैठक स्थगित _उद्धरण चिन्ह _. दरअसल वे बिजली की तरह उस जगह से भाग गए। इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी भाई, हम कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उद्धरण चिन्ह अरे, बंद होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह बेमार की व्यस्त सड़कें जल्द ही उन्मत्त लोगों के इधर उधर भागने से अस्त व्यस्त हो गई थीं। 4 बजे इवांस जल्दी से काम से छुट्टी लेकर अपने सहकर्मियों के साथ गेट की ओर भागा। दिन पूरे इलाके में बहुत तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। इवांस ने अपने समय को देखा और बेचैनी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अरे, जब तुम्हें टैक्सी की जरूरत थी तो वह कहाँ थी? कैब वेटिंग पॉइंट के नीचे खड़े होकर इवांस को रोने का मन कर रहा था। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे पहले किसी दूसरे वेटिंग पॉइंट पर जाकर जांच करनी चाहिए? दरअसल चूंकि लोगों के पास फोन या कैब बुलाने का कोई साधन नहीं था, बेमार्ड के हर ब्लॉक में कई कैब स्टॉप बनाए गए थे। हर दिन एक ब्लॉक को एक खास संख्या में कैब आवंटित की जाती थीं, जो वहां के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य मात्रा पर निर्भर करती थी। आमतौर पर इवांस काम से निकलते समय बस या ट्रेन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वह उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते थे? उन्हें जल्दी से ऊपरी क्षेत्र में पहुंचना था, भगवान धिक्कार है। भाई, क्या हमें बस दूसरे वेटिंग स्पॉट पर जाना चाहिए? ये यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है, उनके एक दोस्त ने पूछा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब हम निकलेंगे तभी कोई कैब आएगी। उद्धरण चिन्ह _. इवांस और उनके साथी वेटिंग पॉइंट पर आगे पीछे चलते रहे, क्योंकि वे 1 मील दूर से किसी भी टैक्सी को देखने की कोशिश कर रहे थे। वे ऊंची छलांग लगाते और जिराफ की तरह अपनी गर्दन को तानते, सड़क के दोनों छोर को देखते हुए, और 4 मिनट बाद उन्होंने तुरंत 8 कैब को अपनी ओर आते देखा। यह एक चमत्कार था। तुरंत सभी ने महसूस किया कि उनका मूड जल्दी से बेहतर हो गया। वे 5 साल के बच्चों की तरह उछल पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने बैग को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। हा, स्कली, मैंने तुम्हें क्या बताया था? देखा, अगर हम चले गए होते तो क्या हमें अब ये याद नहीं आते? उद्धरण चिन्ह भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। उद्धरण चिन्ह . वे बेवकूफ़ी से मुस्कुराए जबकि हवा में अपने हाथ लहरा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने दूसरे हाथ भी ऊपर उठते देखे। धिक्कार है। अपने आसपास की भीड़ को देखकर उन्हें पता था कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही इन आने वाली कैब में बैठने का मौका मिलेगा। इवांस ने मैराथन के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि उसने अपने आसपास के सभी प्रतियोगियों को भी खुद को तैयार करते देखा। जैसे ही कैब्स पास आईं, इवांस को उत्सुकता का एक आवरण महसूस हुआ जो धीरे धीरे उसके चारों ओर लिपट रहा था। अनजाने में वह भीड़ के साथ साथ आगे बढ़ने लगा, और जल्द ही उसकी तेज चाल दौड़ने में बदल गई। दिन जब कैब्स भारी भीड़ के करीब आईं तो कई लोग पूरी गति से उनकी ओर दौड़ते हुए देखे जा सकते थे। भीड़ लोगों की नदी की तरह थी जो एक दिशा में बढ़ रही थी। क्लक क्लक क्लक, सभी कार के दरवाजे खुले थे और कई लोग जल्दबाजी में अपना रास्ता बना रहे थे। कैब ड्राइवर असहाय होकर उनकी ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ लोग दूसरे लोगों की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे थे। माफ करें, लेकिन मैं अधिकतम 4 लोगों को ही ले जा सकता हूं, सभी ड्राइवरों ने समझाया, और जब दूसरे लड़ रहे थे तो कई अन्य डिब्बे फिर से आ गए। ये वास्तव में एक व्यस्त दिन था। कैब चल पड़ी और इवांस आखिरकार शांत हो गया, लेकिन निश्चित रूप से ये तथाकथित मन की शांति लंबे समय तक कैसे टिक सकती थी। वे डिस्ट्रिक्ट सी की ओर जा रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट डी के आसपास कहीं वे ट्रैफिक के कारण फंस गए थे। ट्रैफिक पहाड़ी पर चढ़ गया था, क्योंकि हर लेन पूरी तरह से भर गई थी और अचानक लेन बदलने के लिए कोई जगह नहीं थी। पीप पीप पीप, 1 मील दूर से हॉर्न बजने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि लोगों की अधीरता धीरे धीरे कम होने लगी थी। इवांस ने काली मखमली सड़क को देखा जिस पर सफ़ेद और पीले रंग की रिबन पट्टियां लगी हुई थीं, और वह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या इस बिंदु पर दौड़ना तेज होगा। बेशक वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक जुलूस में और भी ज्यादा परेशान लोग थे जिन्हें लग रहा था कि वे किसी भी क्षण चिंता से मर जाएंगे। चलो चलें। उद्धरण चिन्ह आखिर इस ट्रैफिक का कारण क्या है? उद्धरण चिन्ह हे भगवान, आज ही क्यों?
उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य कुछ देर तक चलता रहा क्योंकि गाड़ियां घोंघे की तरह आगे की ओर गोता लगाती रहीं और जल्द ही वे जाम से बाहर निकल गए। वे कुछ देर और गाड़ी चलाते रहे जब तक कि वे आखिरकार डिस्ट्रिक्ट सी में नहीं पहुंच गए। अधिक विशेष रूप से वे बेमार की राजस्व एजेंसी की ओर जा रहे थे। निश्चित रूप से ये सारी हलचल टैक्स रिफंड के लिए थी। कई महीने पहले उन्होंने किसी तरह की टैक्स स्लिप भरी थी और उसे एजेंसी को जमा कर दिया था। ये पर्चियां टैक्स रिटर्न स्लिप थीं और जमा करने के बाद अगले 2 हफ्तों के भीतर उन्हें एजेंसी से एक लिफाफा मिला था और लिफाफे के अंदर जिससे पता चलता था कि वे सरकार को बकाया हैं या नहीं। बेमार में आवेदन करने वालों में से लगभग किसी पर भी बकाया नहीं था, इसलिए उन्हें इसके बजाय अपना टैक्स रिफंड मिल रहा था। अब लिफाफे के अंदर आवेदकों को इसके अंदर कई दस्तावेज मिलेंगे। इन सभी में बताया गया था कि उन्हें 1025 के टैक्स रिफंड से कितना मिलेगा, साथ ही गणना कैसे की गई, अपेक्षित भुगतान तिथि वगैरह। और चूंकि तब तक कोई बैंक कार्ड नहीं थे, इसलिए लैंडन चेक बनाना भी शुरू नहीं करना चाहता था। तो लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था और वह था राजस्व एजेंसी में जाकर खुद ही अपना पैसा इकट्ठा करना। एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया, यह अभी भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया था। तो फिर से भेजे गए लिफाफों के अंदर वे एक पत्र पा सकेंगे जिसमें उस दिन की पुष्टि होगी जिस दिन उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि कौन पहले आया था और कौन सबसे आखिर में। इवांस के लिए उनके टिकट से पता चला कि उन्होंने इस साल 8 जनवरी को अपना फॉर्म जमा किया था, इसलिए समाचार पत्रों और रेडियो पर यह घोषणा की गई कि जिन लोगों ने 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कर जमा किया है उन्हें इस सप्ताह के भीतर कार्यालय आकर अपना कर रिफंड लेना होगा। इसी तरह जिन लोगों पर कर बकाया है उन्हें अपने घर वापस जाना होगा और यदि आवश्यक हो तो भुगतान की योजना बनानी होगी। और यदि किसी ने अपनी तिथि पर्ची खो दी है तो चिंता न करें, वे राजस्व एजेंसी में जाकर उसे देख सकते हैं। एजेंसी के पास एक विशाल नोटिस बोर्ड भी था जहां उन्होंने निर्धारित सेवाएं भी पोस्ट की थीं। उदाहरण के लिए बोर्ड पर कोई देख सकता था जमा करने की अवधि 5 जनवरी 12 जनवरी, अपेक्षित अवधि सोमवार 14 मार्च से शुक्रवार 18 मार्च, जमा करने की अवधि 13 जनवरी 21 जनवरी, अपेक्षित अवधि सोमवार 21 मार्च से शुक्रवार 25 मार्च। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बेशक भले ही टैक्स रिफंड अभी भेजे जा रहे थे, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अभी भी 25 अप्रैल थी और हर हफ्ते सैकड़ों आवेदन आने के कारण इस अवधि के दौरान एजेंसी के कर्मचारियों के पास बहुत काम था। आज 14 मार्च 1026 था। ये नागरिकों के लिए टैक्स रिफंड प्राप्त करने का आधिकारिक आरंभ दिवस था। टैक्सी एजेंसी के सामने आकर रुकी और जल्द ही इवांस और उसके दोस्त एक झटके में बाहर भाग गए। आप अपना बदला हुआ पैसा भूल गए, कैब ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। इसे रख लो, उन्होंने बिना उसकी ओर देखे ही जवाब दिया। उनके सामने एक विशाल गुंबद के आकार की कांच की इमारत खड़ी थी जिस पर नाम लिखा था बेमाज रेवेन्यू एजेंसी, और इमारत के चारों ओर लोगों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी जो बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रही थी। कुछ लोग अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर जा रहे थे, जबकि अन्य इमारत के चारों ओर खुशी खुशी अपने रिफंड के बारे में बात कर रहे थे। दृश्य आनंदमय था क्योंकि हंसी और उत्साह लगातार हवा में भर रहा था। इवांस और उसके दोस्त भीड़ के बीच से तेजी से आगे बढ़े, लोगों की घनी भीड़ को चीरते हुए, जब तक वे आखिरकार एक बड़े हॉल में नहीं पहुंच गए जहां सबसे लंबी प्रतीक्षा लाइनें थीं जो उन्होंने कभी देखी थीं। प्रत्येक पंक्ति सांप की तरह थी जो हॉल के चारों ओर अपनी दुम घुमा रही थी। कुल 8 पंक्तियां थीं और पंक्तियों के सामने एक बड़ी कांच की दीवार थी जिस पर कांच की दीवार के दूसरी तरफ कर्मचारी थे। ये वेस्टर्न यूनियन या मनी मार्ट काउंटर का एक बड़ा संस्करण जैसा लग रहा था क्योंकि कर्मचारी कांच के माध्यम से संवाद कर रहे थे। किसी भी पंक्ति में शामिल होने से पहले इवांस ने अपना रिफंड पत्र निकाला जिसमें उसकी जमा तिथि और उसे कितना मिलेगा दिखाया गया था और इसे पंक्ति 4 की शुरुआत में एक मतपेटी पर रख दिया। स्कली, जगह बंद होने से पहले कितना समय बचा है? उद्धरण चिन्ह। 29 मिनट बचे हैं। उद्धरण चिन्ह। तेजी से आगे बढ़ रही लाइन को देखते हुए इवांस ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि समय समाप्त होने से पहले उसका ध्यान रखा जाएगा। लाइन 4 पर खड़े होने के 5 मिनट बाद एक कर्मचारी जो एक और मतपेटी पकड़े हुए था ने उसे जल्दी से उस मतपेटी से बदल दिया जिसमें उसने अभी अभी अपना पत्र डाला था। ऐसा लग रहा था कि वे उस बॉक्स में सभी नामों के लिए पैसे तैयार करना शुरू करने जा रहे थे और वे बॉक्स के सबसे नीचे के नामों से शुरू करेंगे। इस तरह लिफाफे कालानुक्रमिक तरीके से अग्रिम पंक्ति में दिए जाएंगे। समय तेजी से बीत गया और लाइन बिजली की गति से आगे बढ़ी और जल्द ही इवांस सबसे आगे था। पहचान कृपया, यह आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पहचान पत्र हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये लो। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर। कर्मचारी ने तेजी से सब कुछ जांचा, उसे नकदी और कुछ सेंट से भरा एक पत्र दिया
और उसे यहाँ पैसे फिर से गिनने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई बे और सेंट गायब तो नहीं हुआ है। आपका दिन शुभ हो मी इवांस उद्धरण चिन्ह। आप भी, उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से उत्तर दिया जबकि वह विदा लेने के लिए मुड़ा। हमम इवांस ने गुनगुनाया और मुस्कुराया क्योंकि वह हॉल के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी जेब में पैसे डाले और हंसने लगा जबकि वह कल्पना कर रहा था कि वह इसे कैसे खर्च करेगा। उन्होंने उसे 3119.32 बेच दिए थे। बस ऐसे ही। एक पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में वह 1 साल और 5 महीने से बेमाड में काम कर रहा था। उसने वर्ष 1024 के नवंबर में काम शुरू किया था और अब तक मार्च 1026 तक काम कर रहा था। भले ही यह रिफंड केवल वर्ष 1025 के लिए था, लेकिन वह अपनी राशि से पूरी तरह से खुश था। इस पूरी घटना ने उसे इस साल ज्यादा घंटे काम करने के लिए प्रेरित किया ताकि अगले साल उसे और भी ज्यादा पैसे वापस मिल सकें। जल्द ही उसके दोस्त एक एक करके बाहर आए और उन्होंने जश्न मनाने के लिए इस रात बाहर ड्रिंक करने का फैसला किया। रिको, मुझे चुटकी काटो, मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने इसे ऐसे ही हमें थमा दिया। ये बहुत सारा पैसा है। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम मेरे कंधों पर इतनी जोर से मारते रहोगे तो मैं तुम्हें चुटकी काटने से ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, मैं भी हैरान हूँ। मुझे लगा कि वे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन लिफाफा अपने हाथों में थामे हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी दुनिया के शीर्ष पर हूँ। उद्धरण चिन्ह। दुनिया के शीर्ष पर स्वर्ग में चढ़ने की कोशिश करो। मेरे दिमाग में मैं पहले ही तुम नश्वर लोगों को पीछे छोड़ चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी इच्छा। उद्धरण चिन्ह। हा वे हंसे। नहीं, सच में आप सब अपने पैसे का क्या करेंगे? मेरे लिए, मैं आखिरकार उस हरे रंग की जीप पर अपनी भुगतान योजना शुरू करूंगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उद्धरण चिन्ह। हम आपके लिए खुश होंगे भाई। आखिरकार हमें ऐसे मौकों के लिए एक निजी ड्राइवर की जरूरत होती है। मेरे लिए, मैं जितना अच्छा मिल सकता है उतना खरीदना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं खाने का शौकीन हूँ। उद्धरण चिन्ह। पुई, पैसे की कितनी बर्बादी है। मेरे लिए, मैं अपना पैसा बैंक में जमा कर रहा हूँ। सारा, क्या जून में ब्लैक फ्राइडे नहीं है? यार, तब तक फिर से कुछ नया बन जाएगा। और मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ उसे जानते हुए अगर मैं इसे अपने हाथों में नहीं ले पाया तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यार, भूल जाओ, मेरे मामले में मैं अब ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। मेरी शादी 7 महीने बाद है, इसलिए मुझे घर के लिए पैसे चुकाने शुरू करने होंगे। साथ ही अपने अजन्मे बच्चों के लिए कम से कम 2 बैंक खाते खोलने होंगे। और इसलिए दोस्तों का समूह अपनी जेब में रिफंड के पैसे लेकर और अपने निजी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निकल पड़ा। लेकिन निश्चित रूप से क्या उन्होंने वास्तव में वही किया जो उन्होंने कहा था? यह एक और दिन की कहानी है। बाकी नागरिकों के लिए जिन्हें अपना पैसा मिल गया था या जो अपना रिफंड पाने वाले थे, वे जल्द ही खरीदारी करने चले गए। साथ ही अपने दिमाग में काल्पनिक सूचियां भी बनाईं। मॉल और स्टोर व्यस्त थे क्योंकि लोगों को लगा कि उनके पास अभी बहुत ज्यादा पैसा है। कुछ लोगों ने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरी जबकि अन्य ने अगले 4 से 7 महीनों के लिए अपना किराया चुकाया। और निश्चित रूप से अन्य लोगों ने ब्लैक फ्राइडे की प्रत्याशा में तैयारी की। कुल मिलाकर हर कोई इस टैक्स रिफंड सिस्टम से खुश था। वे कैसे कर सकते थे नहीं? पूरे पाइनो महाद्वीप में कौन सा साम्राज्य लोगों के करों को वापस करेगा यदि सरकार बहुत अधिक ले ले? उनका राजा इतना ईमानदार शासक था जो कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। और यह बिल्कुल इसी तरह की ईमानदारी थी जिसने उन्हें बेमार्ड का अभिन्न अंग होने पर गर्व महसूस कराया। बेशक, जबकि कुछ लोग अधिक पैसा बनाने में व्यस्त थे, दूसरों ने सिर्फ पैसे से अधिक खो दिया था। हेपोल सिटी, टैरिक का साम्राज्य। ड्रैप, झड़प, आभूषण उड़ रहे थे और कुर्सियां टूट रही थीं। एक विशाल बेडरूम कक्ष के भीतर कई शूरवीर वर्तमान में अपने स्वामी को घुटनों के बल बैठा रहे थे, जो गुस्से में अपने कक्ष को तोड़ने में व्यस्त था। मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं जिम को मार दूंगा, मुझे वह लैंडन ओबली ढूंढो वरना। उद्धरण चिन्ह। क्रैश। पूरा बेडरूम चैम्बर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी बवंडर की आपदा से बचकर आया हो। बेडरूम के पर्दे जोर से फटे हुए थे क्योंकि पर्दे और उनके मालिक के बीच संघर्ष के स्पष्ट संकेत देखे जा सकते थे। जहां तक कमरे में टेबल, अलमारी, फुटस्टूल और किसी भी अन्य लकड़ी के फर्नीचर की बात है, वे सभी या तो टूटे हुए थे या कमरे में चारों ओर उल्टे पड़े थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भले ही जगह ऐसी दिख रही थी जैसे चोरों ने अभी अभी धावा बोला हो। एक बहुत छोटा क्षेत्र ऐसा था जिसे छुआ नहीं गया था और उस छोटी सी जगह में एक टेबल थी जिस पर कई मुंह में पानी लाने वाले पैलेट रखे हुए थे। नोब्लाइन ने अपने मोटे हाथ अपनी छाती पर रखे और जितना हो सके खुद को शांत करने की कोशिश की। धिक्कार है। थमथम। उद्धरण चिन्ह। उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। तुम और तुम यहाँ आओ,
उसने उन नौकरों की ओर इशारा करते हुए कहा जो वर्तमान में शूरवीरों के पास खड़े थे। अपने आसपास बिखरे हुए सभी टूटे हुए आभूषणों और अमूल्य कलाकृतियों को देखते हुए वह खुद को घायल कैसे होने दे सकता था। बहुत जल्दी नौकर एक दूसरे के समानांतर फर्श पर कुत्ते की तरह मुद्रा में झुक गए और जो कुछ होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार किया। नोपलाइन की बड़ी पीठ ने जल्द ही सभी 5 पीठों को ढक लिया। जैसे ही उसने अपना विशाल शरीर नौकरों की पीठ पर रखा, अच्छा आप सभी किसका इंतजार कर रहे हैं, अब मेज पर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर। जैसे कि उन्हें इसकी आदत हो गई हो, नौकर रेंगने लगे और अपने भारी मालिक को आगे की मेज की ओर ले जाने लगे। क्लिंकश। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके आसपास के टूटे हुए टुकड़े तुरंत उनके मांस में धंस गए, उन्हें बुरी तरह से चोटिल कर दिया। लेकिन वे जानते थे कि अगर वे रुक गए तो उनके मालिक उन्हें नुकीली चीजों पर चलने से भी बदतर कर सकते हैं। दुर्लभ व्यंजनों से भरी मेज पर पहुंचकर नोपलाइन ने गुस्से में एक पूरा भुना हुआ पक्षी उठाया और उसे जोर से काटा, जबकि बड़बड़ाते हुए और अपने सामने रखे खाने पर थूकते हुए, चबाओ 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 चबाओ, मैं बेवकूफों से घिरा क्यों हूं, कैसे उस खलनायक की कोई खबर नहीं है, उसने अपने शूरवीरों को घृणा से देखते हुए सोचा। नोपलाइन को लगा जैसे स्वर्ग सचमुच अंधा है, वह बदमाश कैसे चोरी कर सकता है उसे, सिर्फ उसके पैसे ही नहीं बल्कि उसके गुलामों को भी। कई महीने पहले उसे कई पत्र मिले थे जिसमें कहा गया था कि कैरोना में उसके सभी शिविरों पर छापा मारा गया था, और अब उसे एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि अर्काडिना में एक शिविर पर भी छापा मारा गया था। उसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसे कुछ ऐसा लगा था कि अर्काडिना के दूसरे शिविरों में भी यही समस्याएं होंगी। बेशक इससे पहले उसने कैरोना में मामले की जांच करने के लिए लोगों को भेजा था, और उसके अनुमान के अनुसार उन्हें फरवरी में कभी भी पहुंच जाना चाहिए था। साथ ही उस समय के आसपास उसने प्रत्येक साम्राज्य के अपने जासूसों को कई संदेश भेजे थे जिसमें उन्हें इस लैंडन ओब्ले आदमी की तलाश करने के लिए कहा गया था, और दूरी से देखते हुए वे पत्र प्रत्येक साम्राज्य में पहुंच जाने चाहिए। मार्च के इस महीने से लेकर मई तक सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि इन साम्राज्यों के तटीय क्षेत्रों तक यात्रा करने में कितनी दूरी लगती है, साथ ही तटों से उन शहरों तक यात्रा करना जहां उसके जासूस वर्तमान में रह रहे थे। लेकिन जहां उसे वास्तव में लगा कि उसने गलती की है वह ये तथ्य था कि उसने अपने दुश्मन को कमाका था। ठीक वैसे ही जैसे रोमनों ने शुरू में स्पार्टाकस को कमाका था, और नोपलाइन ने भी वही किया था। उस समय रोमन सरकार को लगा कि वह एक गुलाम द्वारा रौंदे जाने के लिए बहुत शक्तिशाली थी, और इसने स्पार्टाकस को अपनी सेना को एक बड़ी संख्या में बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी समय दिया। इसी तरह नोपलाइन को लगा कि यह लैंडन ओब्ली आदमी सिर्फ एक कॉकरोच था जिसे किस्मत ने साथ दिया था। लेकिन अब अर्काडिना से पत्र प्राप्त करते हुए कुछ ने उसे बताया कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो ये कमीना उसे उलट देगा। उसे जल्दी से कार्य करना था। नोपलाइन ने जल्दी जल्दी अपना खाना चबाया और सभी अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में अपने दिमाग को खंगालना जारी रखा। मालिपिनस उद्धरण चिन्ह हाँ मास्टर उद्धरण चिन्ह तुरंत दूसरे साम्राज्यों के भीतर प्रत्येक शिविर में 5000 सैनिक भेजो। मुझे डर है कि यह घिनौना साथी उन पर तब हमला कर सकता है जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद हो। उद्धरण चिन्ह लेकिन मास्टर हम और आदमी क्यों नहीं भेजते? उद्धरण चिन्ह क्या तुम मूर्ख हो? शायद यही वह कमीना उम्मीद कर रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या टैरिक में हमारी शक्तियां कमजोर नहीं हो जाएंगी? उस समय तक वह शायद यहां आकर हम पर हमला कर देगा। बहुत हो गई बकवास, यह मत भूलो कि हमारा मुख्य काम ये पता लगाना है कि हम पहले किससे निपट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नोपलाइन ने इस मामले पर फिर से सोचा और जल्द ही कई पत्रों पर कई विस्तृत निर्देश लिखे। ये सबसे अच्छा होगा अगर वे अन्य हमलों को होने से रोक सकें, लेकिन निश्चित रूप से जीवन कभी भी वैसा नहीं चला जैसा कि कोई उम्मीद करता है। वास्तव में कोई ये तर्क दे सकता है कि उसकी योजनाएं थोड़ी बहुत देर से बनी, क्योंकि तथाकथित लैंडन ओब्ले ने कई महीने पहले ही अपने लोगों को उन साम्राज्यों में भेज दिया था। इसलिए कोई चाहे इसे किसी भी तरह से देखे, जब नोपलाइन के लोग उन शिविरों में पहुंचे तो उनका दुश्मन बहुत पहले ही चला गया होगा। नोपलाइन ने अपना खाना चबाया और पत्र की सामग्री को पढ़ा। उसे बताया गया कि दुश्मन ने देर रात हमला किया था और सब कुछ उड़ाने के लिए भारी मात्रा में बर्फ के पाउडर का इस्तेमाल किया था, और आश्चर्यजनक रूप से वे कम संख्या में भी आए थे। इन सब से कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि उसका दुश्मन बहुत अमीर था, क्योंकि वे इतना सारा बर्फ का पाउडर खरीद सकते थे, और पैसे के अलावा उनके पास कुशल तीरंदाज भी थे जो बर्फ के पाउडर को उसके शिविरों में फेंक देते थे। नोपलाइन के दिमाग में दुश्मन उसे लूटकर अमीर बन गया था। मैं चाहता हूं कि यह मिशन ठीक से पूरा हो, कोई और गलती न हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? उद्धरण चिन्ह हाँ मास्टर उद्धरण चिन्ह अच्छा, अब तुम सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर। जैसे ही वे चले गए, कोई और व्यक्ति अपने कंधों पर एक छोटी सी धातु की छाती लेकर आया।
अपने सामने डरे हुए चेहरे वाले आदमी को देखकर नोपलाइन ने शराब का गिलास उठाया और उस आदमी को चिढ़कर देखने लगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास भी कोई बुरी खबर है? क्या इसीलिए तुम भी यहाँ आए हो? तुम सब बहुत बेकार हो। 3 आदमी ने अपने मालिक के हमेशा की तरह अपनी बातें खत्म करने का इंतजार किया और फिर उसने कुछ कहा। मालिक, अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे लगता है कि आगे की चर्चा से पहले आपको अपना खाना खत्म कर लेना चाहिए। मालिक, यहाँ कौन है, आप या मैं? जो दिखाना चाहते हो करो, नोपलाइन ने कहा और जगह जगह थूकते हुए कहा। जैसा आप चाहें मालिक, आदमी ने कहा। बूम 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 4 कटे हुए सिर उस दागदार चेहरे वाले आदमी ने जमीन पर गिरा दिए थे। नोपलाइन ने सिरों को देखा और गर्दन के आसपास पहले से ही सूख चुके खून को देखकर तुरंत उल्टी कर दी। सिर पीले और सफ़ेद थे और उनसे निकलने वाली बदबू ने नोपलाइन को लगभग बेहोश कर दिया। ग्लूहे है। बेशक नोपलाइन इसे नियंत्रित नहीं कर सका, लेकिन अपने सामने रखे खाने पर उल्टी करने के बजाय वह एक तरफ मुड़ा और उन नौकरों पर उल्टी कर दी जो अभी भी चारों खाने चित थे। भले ही वे उसे मेज की ओर ले आए थे और वहां एक कुर्सी पर बिठा दिया था, नोपलाइन ने फिर भी उन्हें कुत्तों की तरह अपने पास रखा। आखिरकार कोई नहीं जानता कि उसे कब डंप करने की जरूरत है। ग्लूहे है। नोपलाइन के सबसे करीबी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मालिक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस ट्रंक में मृत सिर थे? ठीक है, वे सिर किसके हैं? नोपलाइन ने अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। संक्षेप में, सिर टैरिक के कुछ शक्तिशाली लोगों के थे जो महल के भीतर उसकी बहन के उत्थान का विरोध कर रहे थे। इस भाई बहन की जोड़ी ने हमेशा पूरे टैरिक पर राज करने की योजना बनाई थी, इसलिए अगर कोई उनके रास्ते में खड़ा होता तो उसे मरना पड़ता, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सही, ये राजधानी में बैठे उन बूढ़े लोगों के लिए संदेश होगा। तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? मास्टर, लोगों ने मुझे सूचित किया था कि कुछ और महीनों में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया। उद्धरण चिन्ह। रॉयल पैलेस, अर्काडिना। एक सुडौल महिला तेजी से अपने बेटे की ओर दौड़ी। अच्छा लड़का, तुम आखिरकार आ ही गए। जल्दी इसे ले लो। उद्धरण चिन्ह। महिला ने अपने बेटे को अपने बेडरूम के कमरे में खींचते हुए कहा। वहां से उसने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए, साथ ही अंधेरे कमरे के चारों ओर कई मशालें जला दीं। चूंकि अभी कांच नहीं बना था, इसलिए उन्होंने जो किया वह ये था कि खिड़कियां पूरी तरह लकड़ी की बनी थीं, इसलिए जब खिड़की बंद होती थी तो बाहर से आने वाली सारी धूप बाहर निकल जाती थी, जिससे कमरा अंधेरा हो जाता था। बहुत तेजी से महिला ने अपने अब अंधेरे कमरे में सभी 6 मशालें जला दीं और जल्दी से अपने बेटे को बैठा दिया। मुझे बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? उद्धरण चिन्ह। माँ, सब कुछ तैयार है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तुम सच में माँ का चमकता सितारा हो। माँ इस दिन का 12 साल से इंतजार कर रही थी। आखिरकार मैं उस कमीने की पीठ पर लात मार सकूंगी जो उसने मेरे साथ किया था। उद्धरण चिन्ह। माँ, चिंता मत करो, अपने बेटे पर भरोसा करो, कॉनर ने गर्व से कहा। कहीं दूसरे आंगन में जेम्स भी अपनी माँ से बात कर रहा था, सिवाय इसके कि वह महिला उसे बहुत परेशान कर रही थी। तुम मेरे आंगन में क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। छोटे जेम्स, क्या अपनी माँ से बात करने का ये कोई तरीका है? महिला ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक भाव के साथ कहा। माँ, पुई, अपने आप को अच्छी तरह से देखो। उस मजबूत महिला का क्या हुआ जिसे मैं जानता था? जेम्स ने घृणा से कहा। जैसा कि उसने कहा था, वह कभी उसके करीब नहीं रहा क्योंकि वह उसके पिता के पीछे व्यस्त थी जब वह अभी भी एक बच्चा था, इसलिए वह उससे प्यार नहीं करता था या उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। जिस क्षण से उसकी मां ने एलेक्स के पक्षपात के लिए लड़ने पर उसे छोड़ दिया, जेम्स ने जीवन में एक महत्वपूर्ण बिंदु समझा। जीतने के लिए हर किसी को एक डिस्पोजेबल टुकड़े के रूप में लेना होगा। प्यार, वह इसके साथ क्या करेगा? मैं जानता हूं कि जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था, लेकिन क्या तुम्हें वाकई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं? मैंने पहले भी तुम्हारे साथ सहन किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे पिता की नज़र में तुम्हारा कुछ मूल्य है, लेकिन कौन जानता था कि तुम सिर्फ एक तुच्छ वेश्या की मौत की वजह से पागलों की तरह व्यवहार करोगे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, महिलाओं ने उसके बाएं गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप्पी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मृत बहन का अपमान करने की? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? महिला ने कहा, जो इस समय गुस्से से पागल हो रही थी। उसका बेटा कब से ऐसा हो गया, या ये हमेशा से उसका असली स्वभाव था? तुरंत उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह धीरे धीरे सब कुछ अपने ऊपर थोप रही थी। काश उसने उस कमीने का पक्ष जीतने की कोशिश न की होती। सच में उसने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया था।
किसी को पता होना चाहिए कि महल एक घातक जगह थी, और अगर वह जल्दी से काम नहीं करती तो शायद वे दोनों बहुत कम उम्र में ही मर जाते। उसका शरीर उसका खजाना था और उसने अपने बच्चों की खातिर स्वेच्छा से उस खजाने को एलेक्स को दे दिया था। लेकिन विडंबना यह है कि उसके तथाकथित प्यार ने उन्हें उससे और भी अधिक नफरत करवा दी थी। हा, वह पागलों की तरह हंस पड़ी, क्योंकि उसे लगा कि शायद यह उसके द्वारा इस जीवन में किए गए सभी बुरे कामों का बदला है। जेम्स, जो अभी अभी उस थप्पड़ पर गुस्सा था, अब डर गया, क्योंकि उसने अपनी माँ की डरावनी हंसी सुनी। कोई एक ही समय में कैसे हंस सकता है और रो भी सकता है? यहाँ तक सोचते हुए और उसकी थकी हुई शक्ल को देखते हुए जेम्स ने निष्कर्ष निकाला कि उसके लिए इस अजीबोगरीब से खुद को दूर रखना ही बेहतर होगा। कहीं ऐसा न हो कि वह उसकी किसी योजना को बर्बाद कर दे। मुझे बचा लो, \उद्धरण चिन्ह _ और इस तरह उस दयनीय महिला को अपमानजनक तरीके से आंगन से बाहर घसीटा गया। दूसरे आंगन में एक युवक, एक युवती और उनकी माँ भी अपनी निजी बैठक कर रहे थे। भाई, आपका वापस आना बहुत अच्छा है। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? युवती ने उत्सुकता से पूछा। अरे, अपने भाई को अकेला छोड़ दो, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। जल्द ही हम यहाँ के इन सभी बेकार के मूर्खों से व्यक्तिगत रूप से निपट लेंगे, उनकी माँ ने कहा। युवक के लिए वह उनकी बातचीत सुनते हुए थोड़ा मुस्कुराया। बस कुछ और दिन, उसने सोचा। सभी वैध राजकुमारों के साथ परिवार का पुनर्मिलन वास्तव में पूरा हो गया था, लेकिन वे सभी एक ही समय में क्यों एकत्र हुए थे? महाराज, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, \उद्धरण चिन्ह सचमुच बेहतरीन, \उद्धरण चिन्ह अद्भुत, \उद्धरण चिन्ह _ एक और भव्य प्रांगण में कई लोगों ने एक चौड़े कंधे वाले आदमी को घेर लिया, जो वर्तमान में एक चांदी के दर्पण का उपयोग करके खुद को देख रहा था। एलेक चुप रहा, क्योंकि वह अपनी ओर आ रही तारीफों की बारिश सुन रहा था। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया, क्योंकि उसे लगा कि यह पोशाक महलों के आगामी कार्यक्रम के लिए एकदम सही होगी। जल्द ही यह उसकी होगी 45वां जन्मदिन। 4 दिन जल्दी ही बीत गए और आज पूरी राजधानी जश्न में डूबी हुई थी। पिछले 3 दिनों से चल रहा जश्न रंगों के दंगल जैसा था, क्योंकि हर कोई हमेशा की तुलना में उत्साहित था। सड़कें संगीत और गीतों से भरी हुई थीं और उत्सव की धुनें लगातार लोगों का उत्साह बढ़ा रही थीं। वे ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे और शराब पी रहे थे, जब तक वे स्थिर खड़े नहीं रह सकते थे। वे कीड़ों की तरह लड़खड़ा रहे थे, जैसे वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दीवारों पर झुके हुए थे, जबकि अन्य जमीन पर रेंग रहे थे, जैसे वे अपने घरों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, जो सड़कों, बार, सराय और बाजार क्षेत्रों के किनारे सो रहे थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जश्न में कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस दिन को मनाने के लिए मजबूर किया गया हो, क्योंकि उनमें से कई घर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तलवारों से लैस कई पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। कई लोगों में डर समा गया और इसलिए उन्होंने आराम के लिए शराब का सहारा लिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे जश्न न मनाने के लिए बहुत डरे हुए थे। उनके तानाशाह शासक की आज 45वीं वर्षगांठ थी, और अगर वे जश्न जारी नहीं रखते तो वे बस इतना ही कह सकते थे कि इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वे अपने राजा की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। ला, ताली बजाओ, ताली बजाओ, दिन 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 दिन। राजधानी के अंदर सड़कें पैसे लेकर नाचने वाले नर्तकों और अभिनेताओं से भरी हुई थीं, जिन्होंने जश्न मनाने के लिए हर किसी को नाचने और गाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इसके अलावा बार और रेस्तरां में कई कहानीकार थे, जो अपने राजा के बारे में बहादुर, महान और धार्मिक कहानियां सुनाते थे। ये लोग लगातार 3 दिनों तक नाचते, गाते और कहानियां सुनाते रहे थे, और इस समय वे वास्तव में थक चुके थे। उनके पैर कांप रहे थे, उनकी आवाज फट रही थी और उनके गले लगातार सूख रहे थे। वसंत के मौसम में लगातार गाना उनके शरीर के लिए वास्तव में हानिकारक था। हाँ, ये 26 मार्च था, वसंत के पहले कुछ दिन, लेकिन किसी को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर अभी भी बर्फ के ढेर पड़े थे, और उन ढेरों में कई शराबी लोग ठंड से ठिठुरते हुए मरते हुए मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जब 3 दिन पहले बारिश हुई थी, तब भी उनमें से कई को रेस्तरां और पब में शरण लेनी पड़ी थी। अनिवार्य रूप से कोई भी घर वापस जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके राजा के लिए शो जारी रहना था। और इस बिंदु पर वे वास्तव में चाहते थे कि दिन जल्दी से बीत जाए। उन्होंने अगले दिन को अपने उद्धार के रूप में सोचा। ला, क्लल, ताली, ताली, और बस इसी तरह उन्होंने अपने उद्धार को ध्यान में रखते हुए अपना उत्सव जारी रखा। लेकिन उत्सव की शोरगुल वाली सड़कों के विपरीत महल बड़े दिन की तैयारी पर अधिक केंद्रित था। 3 सप्ताह के दौरान वे टहनियों और पेड़ की शाखाओं से बने झाड़ू की मदद से सारी बर्फ साफ कर रहे थे। बर्फीले हिस्सों के लिए उन्होंने उन्हें तोड़ने के लिए तेज भालों का इस्तेमाल किया, साथ ही सतहों पर उबलता पानी डाला। भले ही बर्फ फिर से गिरे, फिर भी उन्हें फिर से वही दोहराए जाने वाले कार्य करने की आवश्यकता होगी।
महल राजधानी के सभी रईसों, निर्णयकर्ताओं और शूरवीरों के लिए लगातार आने जाने की जगह थी, क्योंकि उन्हें या तो अपने राजा से व्यक्तिगत रूप से काम लेना पड़ता था या अपने स्वामियों को महल में पहरेदार के रूप में ले जाना पड़ता था, भले ही उन्हें राजा से मिलने का मौका न मिले। वे बगीचों में अपने स्वामियों का इंतजार कर सकते थे। इसलिए महल के महत्व के कारण बेशक उन्हें लगातार इसकी सफाई करनी पड़ती थी, लेकिन अन्य समयों के विपरीत जहां वे जमीन पर बर्फ छोड़ सकते थे और केवल सड़कें साफ कर सकते थे, इस बार सब कुछ हटाना पड़ा। जल्दी करो, उस मूर्ति को वहां लगाओ। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं, मूर्ख, वहां। उद्धरण चिन्ह, दीवारों को साफ करो, मैं अभी भी वहां मकड़ी का जाला देख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आज रात के लिए कम से कम 1300 बड़े बड़े जलाओ लकड़ी के बैच लाओ? यहाँ केवल 912 बैच क्यों हैं? प्रत्येक बैच में केवल 50 लकड़ियां होने के बावजूद, क्या तुम्हें पता है कि आज कितनी चिमनियां जलाई जाएंगी और एक बैच को जलने में कितना समय लगेगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह यहाँ बच्चों की योजना है? हॉल में सभी भव्य चिमनियों के साथ केवल एक चिमनी में जलाओ लकड़ी के 100 बड़े बड़े ढेर लग सकते हैं। तो बताओ बेवकूफ, यह मात्रा पूरी रात और सुबह तक कैसे चलेगी? और जलाओ लकड़ी के कुछ ढेर गीले क्यों हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वे अच्छी तरह जलेंगे? उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगले 2 घंटों में सजावट जल्दी से खत्म करनी होगी, इससे पहले कि सफाई करने वाली टीम आए? तो मैं क्यों देख रहा हूं कि तुम्हारे पास 2 घंटे के बजाय 6 घंटे का काम बचा है? तुम तब से क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह, तुम मूर्ख हो, देखो तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें इस अवसर के लिए कम से कम 5000 रोटियां चाहिए? हम अभी भी 700 से क्यों कम हैं? मूर्ख, बस मूर्खों का झुंड। उद्धरण चिन्ह, कैरेट हर कोई जिस पर चिल्लाया जा रहा था। महल के चारों ओर मुख्य बटलर, मुख्य नौकरानी, मुख्य रसोइया, वास्तव में सभी प्रमुख पागलों की तरह आदेश दे रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि सच्चाई का क्षण धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। भगवान के लिए उनकी जान जोखिम में थी। मुख्य रसोइये के लिए अगर खाना ठीक से नहीं बनाया गया था और किसी को भी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उन पर किसी रईस को मारने के लिए असली जहर का इस्तेमाल करने का संदेह होगा, और निश्चित रूप से सजा मौत थी उसके और उसकी पूरी पीढ़ी के लिए। साधारण रसोइयों को सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन वह मुख्य रसोइया होने के नाते जिसे सैकड़ों महल के रसोइयों की देखरेख करनी थी, उसे मार दिया जाएगा। और भले ही रईसों के पास जहर चखने वाले हों, कभी कभी इन चखने वालों को सिर्फ एलर्जी हो सकती है और यह जहर का संकेत होगा। किसी को पता होना चाहिए, जहर चखने वालों का चलन 80 साल पहले ही शुरू हुआ था, और भले ही यह बहुत लंबा समय लग रहा था, लेकिन लगभग हर साल नए जहर खोजे जाते हैं। इसलिए चाहे जो भी हो, यह हमेशा रसोइयों पर उल्टा पड़ सकता है। जहां तक दूसरे ड्यूटी हेड्स की बात है, तो उनकी सजा रसोइयों के लिए बिल्कुल भी कम नहीं थी। अगर उन्हें अपने राजा को इसलिए शर्मिंदा करना पड़े क्योंकि फलां व्यक्ति गंदा, गड़बड़ या ठीक से काम नहीं करता था, तो आप मान सकते हैं कि एलेक्स को भी उनके सिर काटने पड़ेंगे। अगर महल के उत्सवों के बीच में अचानक लकड़ी खत्म हो जाए और हॉल अचानक ठंड से जमने लगे, हे, तो वे सूर्योदय देखने जाना कभी भूल ही जाएंगे। तो उन्हें इन मूर्खों पर क्यों नहीं चिल्लाना चाहिए जो इतनी जल्दी उनकी मौत का कारण बनना चाहते थे? मूर्ख, उद्धरण चिन्ह, तुम मूर्ख हो, उद्धरण चिन्ह, पुई, तुम सब बेकार हो, उद्धरण चिन्ह, जब नौकर और महल के दास अपने व्यस्त जीवन में व्यस्त थे, दूसरी ओर शाही परिवार भी मुख्य कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाकी लोगों से अलग वे पूरी घटना के बारे में बहुत शांत और तनाव मुक्त थे। पानी, दूध और लवेंडर से भरे एक बड़े गोलाकार पूल में बैठे हुए कई शाही महिलाओं की एक ही समय में देखभाल की जा रही थी। उनकी भुजाएं बगल की ओर फैली हुई थीं और उनके गीले लंबे रसीले बाल उनकी छाती पर लटक रहे थे, जबकि कई नौकरानियां धीरे धीरे उनके शरीर को सावधानी से रगड़ रही थीं ताकि उनकी त्वचा खुरदरी न हो जाए। नौकरानियों ने सुइयों से उनके होठों को लाल कर दिया और उनके नाखूनों की ऊपरी परत को चाकू से खुरचकर हटा दिया गया, और अंत में उन्होंने महिलाओं को दूधिया स्नान में 30 मिनट तक भीगने दिया। ऐसा माना जाता था कि गाय के दूध, लवेंडर और पानी का मिश्रण किसी भी महिला की विशेषताओं को सूर्य की शानदार रोशनी की तरह चमका सकता है। स्नान में तीनों रानियां, साथ ही कैरी, सभी दूधिया मिश्रण में चुपचाप भीग रही थीं। तो क्या हम सब इसे अजीब बनाते रहेंगे? पहली रानी ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा, क्योंकि वह पूल के अंदर अन्य रानियों को देख रही थी। यह अजीब है या नहीं, इसका आपसे क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह, कृपया हम पर एक एहसान करें और अपना मुंह बंद रखें। उद्धरण चिन्ह, दूसरी और तीसरी माँ, भले ही मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आप में से किसी को भी मेरी माँ से इस तरह बात नहीं करने दूंगा, इसलिए कृपया अपनी आवाज पर ध्यान दें। उद्धरण चिन्ह, और आपको इस बातचीत में किसने आमंत्रित किया? क्या आपकी माँ ने आपको अपने बड़ों की मौजूदगी में चुप रहना नहीं सिखाया?
उद्धरण चिन्ह, अरे वह तो बस एक बिगड़ल बच्ची है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह, छप। उद्धरण चिन्ह, पहली रानी गुस्से में उठी और दूधिया पानी पर थप्पड़ मारा। बस इतना ही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? उद्धरण चिन्ह, तो क्या हुआ अगर हमने ऐसा किया? बस तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह, मैं सुझाव देता हूं कि तुम अपनी फूली हुई गांठ को नीचे रखो इससे पहले कि मैं तुम्हारी मदद करूं। उद्धरण चिन्ह, तुमने मुझे फूली हुई कहने की हिम्मत कैसे की? पहली रानी भड़क उठी। क्या तुम्हें आईने या किसी और चीज की जरूरत है? बस अपनी बड़ी कमर को देखो, और साथ ही तुम्हारा निकला हुआ पेट। हा, अगर यह फूला हुआ नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। उद्धरण चिन्ह, बस इतना ही, मेरे लिए बहुत हो गया। उद्धरण चिन्ह, तुरंत सभी 4 महिलाएं बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ीं। छप, चिल्लाओ, मेरे बाल, तुम कुतिया। उद्धरण चिन्ह, हा, तुम अभी भी उतनी ही कमजोर हो जितनी पहले हुआ करती थी, बूढ़ी डायन। उद्धरण चिन्ह, 5 मिनट बाद उनकी नौकरानियां जिन्होंने शोरगुल सुना था अंदर आई और उन महिलाओं को अलग किया जो एक दूसरे को खरोंचने और नोचने में व्यस्त थीं। मुझे जाने दो, मैं उसे मार दूंगी। उद्धरण चिन्ह, मुझे मार दोगी? हा, ठीक है, तो आओ बूढ़ी डायन, मैं इंतजार कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, अंत में सभी ने अपने चेहरे पर 1 या 2 निशान के साथ बाथरूम छोड़ दिया। उनके दिमाग में एक ही विचार था, बस तुम इंतजार करो, आज रात के बाद मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि कौन मालिक है। 4 राजधानी की व्यस्त सड़कों पर कई गार्ड भी गश्त करते देखे जा सकते थे, मानो वे लॉकडाउन में हों। और इस सब के बीच दूर दूर से कई गाड़ियां शहर में आ गईं। गाड़ियां अच्छी तरह से रखी हुई दिख रही थीं और उनमें पैसे भरे हुए थे। निश्चित रूप से ये गाड़ियां केवल धनी रईसों या व्यापारियों की ही हो सकती थीं, जो सिर्फ उत्सव के लिए कई दिनों, हफ्तों और महीनों से यात्रा कर रहे थे। और अगर किसी को अभी भी संदेह है कि वे अमीरों की हैं, तो वह गाड़ियों पर रखे गए सभी कुलीन शिखाओं को देख सकता था। बेशक रईसों ने उन्हें केवल तभी रखा था जब वे शहर में प्रवेश करने वाले थे। इतनी लंबी यात्रा करते समय चोरों को कौन आमंत्रित करेगा? फिर इन सभी रईसों के पास कम से कम 4 गाड़ियां थीं, क्योंकि वे अपने राजा के लिए कई असाधारण उपहार लेकर आए थे। किसी को पता होना चाहिए कि एक अच्छा उपहार उनके राजा को अधिक धन, भूमि, शक्ति, पदोन्नति या यहाँ तक कि उनके राजा से एक अनुरोध भी दे सकता है जिसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। सरपट 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 घोड़े चले गए और आम लोग जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर थे जल्द ही उनके सामने राजसी शो देखने के लिए मुड़ गए। वाह, उस कद्दू के आकार की गाड़ी को देखो। उस केतली के आकार वाली के बारे में क्या? नहीं, मुझे वह गहरे रंग वाली ज्यादा पसंद है, नागरिकों में से एक ने कहा, जो उसके सामने 5 रहस्यमय गाड़ियों की ओर इशारा करता रहा। उसने गाड़ियों पर कोई शिखा या प्रतीक देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तो अंदर कौन हो सकता है? युवा स्वामी, आपके वफादार सहायक के रूप में मुझे यह मंजूर नहीं है, एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने असहाय भाव से कहा, जैसे ही उसने अपने अलग थलग मालिक की ओर देखा। तुम युवा मालिक को क्यों परेशान कर रहे हो? शांत हो जाओ, अब इस बारे में चिंता करने का क्या मतलब है? एक अन्य सहायक ने कहा, लेकिन बिना किसी शिखा के क्या हम दूसरों के लिए संदिग्ध लक्ष्य नहीं बनेंगे? क्या सीधे शहर में जाने के बजाय चुपके से घुसना बेहतर नहीं होता? कोलिन्स, आज उत्सव का दिन है, तो बिना शिखा वाले व्यापारी भी ऐसे ही चले आए, तो कोई हमारे बारे में क्यों चिंता करेगा? हाँ, वे शुरू में उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, किसी के पास कुछ भी उजागर करने का मौका नहीं होगा। आखिरकार वे कुछ हद तक अपने राजा के कैदी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आप इस पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कोलिन्स ने गाड़ी में बैठे अपने दूसरे साथी को घूर कर देखा, मानो वह चाहता हो कि वह उस बेवकूफ को कुछ समझा दे, लेकिन दूसरा सहायक बस मूर्खतापूर्ण तरीके से उस पर मुस्कुराया। भूल जाओ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे पहले ही गेट से शहर में प्रवेश कर चुके थे। साथ ही वह जानता था कि उसके मालिक का फैसला सही था, क्योंकि अगर उनकी जांच भी की जाती तो भी उनके पास इस्तेमाल करने के लिए एक विश्वसनीय पहचान होती। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ उनके एक आदमी शहर के भीतर एक प्रमुख उच्च वर्ग के रईस थे। तो कहने की जरूरत नहीं है, वह बेकार में चिंता कर रहा था, लेकिन उसके लिए वह सहज था क्योंकि उन्होंने पहले कभी राजधानी में जाने के लिए सामने के दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया था। इस पूरे समय जब सहायक आपस में झगड़ रहे थे, उनके अलग थलग मालिक अपनी सीट के पीछे झुके हुए थे, अपने हाथों को अपनी छाती पर मोड़े हुए। उसने इस दृश्य को अपने जीवन में एक नियमित घटना के रूप में लिया। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ रहा था, किसी ने चुपके से घोड़े पर सवार उनके एक गार्ड को एक पत्र भेजा, और उसने बदले में गाड़ी के पर्दे के माध्यम से अपने मालिक को नोट दिया। मास्टर, आपके लिए टैप। नोट गाड़ी के फर्श पर गिर गया और कोलिन्स ने तुरंत उसे उठाया और अपने युवा मालिक को सौंप दिया।
2 मिनट बाद युवक के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने नोट अपने सहायकों को दिया, जिन्होंने बदले में इसे पढ़ा और राहत की सांस ली। सब कुछ ठीक था। अपने युवा मालिक की पहचान के साथ उन्होंने अपने मालिक के चेहरे को रंगने के लिए सबसे अच्छे भेस कलाकारों में से एक को बुलाया था। इस तरह उनके मालिक बिना मास्क के महल में प्रवेश कर सकते थे। आज रात के शो के बारे में सोचते हुए सहायक मुस्कुराए। ओह, ये कितना मजेदार होगा। समय थोड़ा तेज हो गया और अब महल के नौकरों ने चमत्कारिक ढंग से अपना काम पूरा कर लिया था और सब कुछ ठीक चल रहा था। अब शाम के 7 बज चुके थे और कई गाड़ियां जल्द ही मुख्य हॉल के बाहर आकर रुक गईं। कुलीन और धनी व्यापारी सभी एक एक करके अपनी गाड़ियां छोड़कर मुख्य हॉल की ओर बढ़ गए और जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने उद्घोषक को जल्दी से अपनी पहचान बताई और जिस क्रम में बताया गया था उसी क्रम में अंदर चले गए। ड्यूक वोल्कॉर्ड, उनकी पत्नी डचेस सिरोला और उनके 5 बच्चे जैक, मेपल, डायन, बैरन फर्गेसन और उनकी पहली पत्नी बैरोनेस कैमिला, उनकी दूसरी पत्नी। घोषणाएं रात 9:30 बजे तक जारी रहनी थीं और तब तक अगर मेहमान नहीं पहुंचे तो बहुत बुरा, क्योंकि तब तक हॉल के विशाल सुनहरे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आखिरकार पार्टी ठीक 10 बजे रात को शुरू होनी थी। हॉल के अंदर कई मेहमान इधर उधर घूम रहे थे और एक दूसरे को खुशी खुशी बधाई दे रहे थे, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके लिए ज्यादा उच्च सामाजिक दायरे में आने का एक तरीका था। आखिर जन्मदिन की परवाह किसको थी? मिलकर अपनी हैसियत बढ़ाना मध्यम वर्ग के रईसों और यहाँ तक कि व्यापारियों के लिए भी ज्यादा वित्तीय और राजनीतिक संबंध बनाने का एक आम तरीका था। वह डचेस विवियन है। मैंने सुना है कि उसके पति को पदोन्नति मिलने के बाद वह अब हम में से नहीं रही। अब वह एक उच्च वर्ग की कुलीन है। वह भाग्यशाली है। मेरा निकम्मा पति हर मौसम में एक नई पत्नी से दोबारा शादी करने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान क्यों नहीं दे सकता? तुम बात समझ नहीं रहे हो। क्या तुम्हें याद है कि उसका एक बेटा और 4 बेटियां हैं? अगर हम उसके किसी भी बच्चे को अपने बच्चों से जोड़ सकें तो क्या यह अपने आप ही हमें भी ऊंचे दर्जे पर नहीं पहुंचा देगा? सच तो क्या हुआ अगर हमारे पति बेकार हैं? हमारे बच्चे अभी भी हमारे आसपास हैं। इस पर विचार करना अभी भी एक संभावना है। देखो, ये बैरोनेस ब्रायन का है। मैंने सुना है कि उसके पति को भी पदोन्नति मिली है और अब वह एक मध्यम वर्ग की कुलीन है, तो अब वह हम में से एक है। हे भगवान, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि आजकल वे किसी को भी अंदर आने देंगे? कितना हास्यास्पद है। मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब है हमारे मध्यम वर्ग के दायरे में भी अभी भी मध्यम वर्ग के लोग हैं और पिछले सीजन के उसके पहनावे को देखकर तुम बता सकते हो कि वह इतनी निम्न वर्ग की महिला है जो जल्द या बाद में हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगी। जैसे जैसे महिलाएं आपस में मिलती गईं वैसे वैसे पुरुष भी मिलते गए। ड्यूक ग्रास्टोन, आपसे एक बार फिर मिलकर खुशी हुई। और तुम, ड्यूक शायद एक व्यस्त आदमी है, इसलिए उसे मेरा चेहरा अच्छी तरह याद नहीं होगा। मैं बैरन जेमी हूँ, जिससे तुम पिछले महीने की नीलामी में मिले थे। ओह, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुम याद हो। तो परिवार कैसा है? उस आदमी ने अपने सामने बैठे निम्न वर्ग के कुलीन व्यक्ति को देखते हुए घृणा से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। अच्छा, बढ़िया, अच्छा, दूसरे ने उत्साहित होकर उत्तर दिया क्योंकि उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। क्या वह तुम्हारा बेटा है जो अपनी नाक खुजला रहा है? इस तरह की छोटी छोटी बातें कुछ देर तक चलती रहीं, क्योंकि हर कोई या तो अपना सामाजिक वर्ग बनाए रखने की कोशिश कर रहा था या बेहतर वर्ग में जाना चाहता था। 2.5 घंटे बीत गए और हॉल के बड़े बड़े सामने के दरवाजे तुरंत कसकर बंद कर दिए गए और अब शो शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे, इसलिए सभी ने जल्दी से अपनी सीटें ढूंढ ली। सबसे महत्वपूर्ण कुलीन और व्यापारी सिंहासन के करीब बैठे थे। बेशक उस समूह के बाद मध्यम वर्ग के कुलीन और व्यापारी तुरंत बैठ गए और अंत में निम्न वर्ग के कुलीन और व्यापारी सबसे पीछे बैठे थे। सामाजिक वर्ग ही सब कुछ था। इन आखिरी 30 मिनटों में तीनों राजकुमार, साथ ही राजकुमारी कैरी भी शाही द्वार से हॉल में आई और तुरंत मंच पर ऊंची मेज पर बैठ गईं। कैरी ने आज की बिल्ली की लड़ाई से मिले निशानों को छिपाने की पूरी कोशिश की थी। और चून की घाव अभी नए थे, इसलिए अगर वे पास होते तो उनके चेहरे पर कई सूजन वाली रेखाएं देखी जा सकती थीं, यहाँ तक कि उन सभी ग्राउंड स्टोन पाउडर के साथ भी। कैरी, जो इस समय बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, हर मिनट अपना सिर नीचे करती रही क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका प्रिय एंथनी उसे इस तरह देखे, और जितना अधिक वह आज की लड़ाई के बारे में सोचती उतना ही अधिक परेशान होती। धिक्कार है, कितना निराशाजनक। छोटी बहन, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। अगली बार जब तुम मेरी माँ के चेहरे को खरोंचने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें अपने नंगे हाथों से मार डालूंगा। कोलिंस ने उसे प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सभी के साथ अगर वह अपनी असली भावनाएं दिखाता तो उसका चेहरा सचमुच गिर जाता। उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन धमकियों को सुनकर कैरी का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उसकी धमकियों से पहले वह पहले से ही किसी की हत्या करने का मन कर रही थी, और अब अगर आंखें मार सकती तो वह अब तक मर चुका होता। लेकिन धनुष के लिए यह समय नहीं था। जल्द ही वह अपना बदला लेगी।
कैरी ने कोलिन्स की ओर मुस्कुराया जैसे कि उसे कोई परेशानी न हो। बस तुम इंतजार करो, आज रात के बाद देखते हैं कौन किसको धमकाता है। पलक झपकते ही समय बीत गया और ऐसे ही रात के 10 बज चुके थे। तुरंत तुरही बजने लगी और शाही दरवाजों से कई पहरेदार हॉल में भागे। दीन 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 दीन। पहरेदार मंच की परिधि के चारों ओर खड़े थे, सामने के दृश्य को छोड़कर, और बहुत जल्दी हर कोई तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उनका राजा आखिरकार अपनी भव्य उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा था। शो का समय। तुरही बजने लगी और जल्द ही एलेक्स और उसकी 3 पत्नियां और अधिक पहरेदारों से घिरे हुए राजसी ढंग से अंदर आए। तुरंत सभी ने अपने राजा के सामने सिर झुकाया। महाराज, आप लंबे समय तक जीवित रहें, उन्होंने कहा, और जल्द ही एलेक्स ने अपने हाथ उठाए और उन्हें बैठने के लिए कहा। और वहां से उत्सव शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले उपहार भेंट समारोह का समय था, उर्फ करी फेवर समारोह। एक एक करके उन्होंने अपने राजा को अपने कीमती उपहार दिए। बेशक कुलीनता के सबसे निचले स्तर के लोगों ने अपने समूहों को एक साथ बांधा था, क्योंकि मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को लगा कि उनके नीचे के लोग संभवतः कुछ खास नहीं दे सकते। इसलिए नीचे के लोगों ने अपने दुखी उपहारों को एक कोने में एक बड़ी मेज पर रख दिया। मध्यम वर्ग के लिए, जिनके पास देने के लिए कुछ भी प्रभावशाली नहीं था, उन्हें भी अपनी भेंट उस पंक्तिबद्ध तालिका में रखनी पड़ती थी। लेकिन अगर मध्यम या निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति को लगता था कि उसकी भेंट राजा को वाकई चौंका सकती है, तो वह आकर अपनी भेंट की घोषणा कर सकता था। और यह सब खत्म हो गया। सभी उच्च वर्ग के रईसों को एक एक करके आकर अपनी भेंट पेश करनी पड़ी। कमरे में चर्चा का माहौल हो गया और जल्द ही सभी को लगा कि वे एक भयंकर युद्ध के बीच में हैं, क्योंकि भेंट चढ़ाने की रस्म में आमतौर पर किसी के दुश्मन को राजा का पक्ष जीतकर उनके खिलाफ बढ़त हासिल हो जाती है। एक एक करके शीर्ष स्तर के रईस सभी अपनी भेंट पेश करने के लिए आगे आए और जल्द ही ड्यूक विंचेस्टर की बारी आई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कई अन्य रईसों ने घृणा से उसके हाथों में छोटे से संदूक को देखा। किसी को पता होना चाहिए कि उन्होंने 3 गुलामों को इतने बड़े उपहार ले जाने की अनुमति दी थी कि वे 2 या 3 गाड़ियां भर सकते थे, लेकिन इस ड्यूक ने इतनी छोटी सी छाती लाने की हिम्मत की। क्या वह सिर्फ अपनी उपाधि छीनने की मांग नहीं कर रहा था? जब ड्यूक आगे बढ़ा तो उसके सभी दुश्मन अहंकार से मुस्कुराए, क्योंकि उसे लगा कि उसका विनाश सचमुच निकट था। पुई, ड्यूक, तुम्हारा उपहार इतना छोटा क्यों लग रहा है? ये कितना अपमानजनक है। क्या तुम इतना छोटा सा उपहार देकर हमारे राजा का अपमान कर रहे हो? जितने ज्यादा लोग शिकायत करते, एलेक्स उतना ही ज्यादा नाराज होता। आज उसका जन्मदिन था और किसी ने उसके साथ मूर्खतापूर्ण मजाक करने की हिम्मत की। एलेक ने धैर्य रखने का फैसला किया था, क्योंकि अब वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि छाती में क्या है। अगर यह इसके लायक था तो वह विंचेस्टर को माफ कर देगा, लेकिन अगर नहीं तो यह निश्चित रूप से एक बार में ऑफ विद हिज टाइटल है। विंचेस्टर मुस्कुराया और एलेक्स को देखने के लिए संदूक खोला। महाराज, इस खास वस्तु को घड़ी कहते हैं और यह समय बता सकती है। जल्द ही कई लोगों की सांसें थमसी गईं, क्योंकि हर कोई वस्तु को देखकर हैरान था। वह छोटा धातु का कंगन समय कैसे बता सकता है? क्या समय सामान्यतः छाया को पढ़कर और चंद्रमा की दृष्टि से अनुमान लगाकर नहीं बताया जाता था? तो धातु एक उचित मनुष्य की तरह कैसे सोच और गणना कर सकती है? या यह वे थे जिन्होंने इसे सही ढंग से नहीं सुना? एलेक्स ने सोने की परत चढ़ी घड़ी ली और विस्मय से उसकी शिल्पकला को देखा। इसे किसने डिजाइन किया? घड़ी के गोलाकार अंदरूनी भाग में एक सफेद पृष्ठभूमि थी और घड़ी के चारों ओर कई स्थिर चिन्ह थे। जाहिर है, ये चिन्ह वास्तविक समय निर्देशांक थे, जैसे 3 AM, 12, 6 और इसी तरह। एलेक्स ने घड़ी की चलती सुइयों को देखा और लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। ये चल रही थी, ये वास्तव में अपने आप चल रही थी, जैसे कि कोई इसे अंदर से धकेल रहा हो। ये कैसे हो सकता है? बहुत जल्दी एलेक्स ने डिवाइस को अपने कानों के पास लाया, जैसे कि यह पुष्टि करना चाहता हो कि क्या घड़ी के अंदर छोटे जीव हैं। टिक 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 टिक। उसके कान घड़ी की निरंतर लेकिन स्थिर सांसों को सुन सकते थे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से घड़ी पहन ली, जैसा कि विंचेस्टर ने उसे निर्देश दिया था। इस पूरे समय विंचेस्टर घड़ी की कार्यक्षमता के बारे में वह सब कुछ समझा रहा था जो वह जानता था, जैसे कि समय कैसे पढ़ना है और इसी तरह की अन्य बातें। और जब उसने यह बात पूरी की तो पूरा कमरा भी अपने राजा की दाहिनी कलाई में घड़ी को श्रद्धा से देखने लगा। यहाँ तक कि उसके दुश्मनों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका यह उपहार दुर्लभ और अद्वितीय था। बेशक सिर्फ वे ही नहीं थे जो घड़ी की प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में सभी राजकुमार अपनी सीटों के किनारे पर थे, और यहाँ तक कि कैरी और सभी 3 रानियां भी घड़ी देखकर दंग रह गईं। उन्होंने अपनी गर्दनें फैलाईं और उम्मीद की कि उनके पास भी एक घड़ी होगी। लेकिन जब उन्होंने आज रात के लिए अपनी योजनाओं के बारे में सोचा, तो उन्होंने काम पूरा होने के बाद एलेक्स के शरीर से घड़ी निकालने की योजना बनाई थी। आखिरकार ऐसी दुर्लभ वस्तु को ऐसे ही वहां छोड़ देना शर्म की बात होगी, इसलिए उनके लिए इसे लेना ही सही था।
महाराज, यह अब तक की सबसे महंगी घड़ी है, और जहां तक मैंने जाना ये एक सीमित संस्करण नामक कुछ था। इस तरह की केवल एक ही घड़ी थी, इसलिए महामहिम निश्चित रूप से इसे पहनने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे। एलेक्स ने गर्व से सिर हिलाया और लगातार अपनी कलाइयों को घुमाता रहा, जैसा कि विंचेस्टर ने कहा था। जाहिर है, समय पड़ते समय किसी को अपनी कलाइयों को सुंदर ढंग से घुमाना पड़ता है ताकि घड़ी की सुई जिस दिशा में जा रही थी उसे कुशलतापूर्वक पढ़ा जा सके। एलेक्स ने अपनी कलाइयों को कई बार घुमाया और समय पढ़ने का नाटक किया ताकि वह कूल दिखे। वह सबको दिखाना चाहता था कि उसने घड़ियों की अवधारणा को ऐसे ही समझ लिया है। आखिरकार वह एक राजा था, इसलिए उसे यह दिखाना था कि वह बाकी सभी से बेहतर है। एलेक्स जितना अधिक अपनी कलाई पर आइटम को देखता उतना ही वह उससे प्रसन्न होता, क्योंकि यह एक शानदार एहसास था। ड्यूक विंचेस्टर, यह एक बेहतरीन उपहार है, लेकिन आपको यह वास्तव में कहाँ से मिला और इसका निर्माता कौन था? _5 ड्यूक विंचेस्टर, यह एक बेहतरीन उपहार है, लेकिन आपको यह वास्तव में कहाँ से मिला और इसका निर्माता कौन था? ये वो सवाल थे जो घड़ी के सामने आने के बाद से ही हर किसी के दिमाग में गूंज रहे थे। वे अपनी खुद की घड़ियां भी चाहते थे, और यह सीमित संस्करण वाली घड़ियों का एक और समूह भी होना चाहिए था। आखिरकार विंचेस्टर ने कहा था कि सीमित संस्करण वाली घड़ियां विलासिता की चीखें लगाती हैं, क्योंकि सीमित संस्करण वाली घड़ियां बहुत कम संख्या में बनाई जाती थीं, जो डिज़ाइन, आकार और इसी तरह की चीज़ों पर निर्भर करती थीं। बेशक उन्होंने जो भी जाना उससे पता चला कि नियमित घड़ियां भी आम थीं और किसानों के लिए सुलभ थीं, लेकिन अमीर और धनी लोगों के लिए विलासिता वास्तव में जाने का रास्ता था। नहीं तो वे उन घृणित किसानों के साथ एक ही प्रकार की घड़ियां साझा करते। हर किसी के कान चौकन्ने थे, क्योंकि वे विंचेस्टर द्वारा एलेक्स के सवालों का जवाब देने का इंतजार कर रहे थे। वास्तव में उन्हें तुरंत पछतावा हुआ कि वे चर्मपत्र और पंखदार कलम क्यों नहीं लाए। जो लोग बैठे थे वे धीरे धीरे आगे झुक गए, जबकि जो लोग खड़े थे वे भी धीरे धीरे करीब आ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया, और अगर अभी कोई खास था भी तो सभी रईस हाथ मिलाकर उस व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालते। क्या उस व्यक्ति को नहीं पता था कि उसकी खांसी ड्यूक विंचेस्टर से भी ज्यादा तेज हो सकती है? अगर वे कुछ भी भूल जाते तो वे क्या करते? महाराज, जहां तक मुझे यह मिला तो वह कैरोना साम्राज्य से था। वहां पिछले मिशन के दौरान मैंने लोगों को सभी प्रकार की वस्तुओं के बारे में बड़बड़ाते हुए देखा। महाराज, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहां कम से कम 50 अन्य ईश्वरीय वस्तुएं हैं। सभी में भोजन, कपड़े आदि शामिल हैं। उनके पास मक्खन, खाना पकाने का तेल, गद्दे, अलार्म घड़ियां और बहुत कुछ जैसी चीजें थीं। महाराज, सच में ये सभी वस्तुएं आर्केडिना में हमारे पास मौजूद किसी भी चीज से बेहतर हैं। सभी ने भ्रम में अपनी आंखें खोलीं। कैरोना कब से इतना उन्नत हो गया? क्या ये साम्राज्य आमतौर पर सभी 5 पाइनो साम्राज्यों में 4वें स्थान पर नहीं था जब बात उन्नति की आती थी? चाहे वह दवा हो या फिर कपड़े, आर्केडिना हमेशा महाद्वीप में नंबर 1 साम्राज्य रहा है। एक तो इसका भूभाग बाकी सभी साम्राज्यों से लगभग 2 गुना बड़ा था, इसलिए इसकी जनसंख्या वास्तव में बहुत बड़ी थी। इसलिए महाद्वीप में और भी प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध व्यापारी वगैरह थे। तो आप कह रहे हैं कि यह सब कैरोना से आया है? एलेक्स ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं और हाँ मेरे राजा, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो कैरोना ने सब कुछ पाइनो महाद्वीप के भीतर एक नए साम्राज्य से लिया। सभी ने एक दूसरे को असमंजस में देखा। क्या ये वास्तव में एक नया साम्राज्य था जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था? क्या वे वास्तव में बाकी दुनिया से इतने दूर थे कि उन्हें इसके बारे में जानने का मौका भी नहीं मिला? एलेक्स ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे खुद भी ऐसी बड़ी खबर के बारे में पता नहीं था। अगर खबर सही थी तो उसे इस नए साम्राज्य की ताकत का पता लगाना था। कैरोना में उसके जासूसों के बारे में उन्होंने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया? ऐसा लगता था कि उसने उन्हें बहुत लंबे समय तक वहां रखा था, और वे उसे धोखा देने के परिणामों के बारे में भूल गए थे। उनमें से कुछ तो 20 साल से भी ज्यादा समय से वहां थे, और सच में कैरोना में कभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए आमतौर पर लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए ये समझ में आता है कि इन पिछले 20 सालों के अंतराल में उनमें से कुछ ने पक्ष भी बदल लिया था। मेरा मतलब है, एलेक्स जैसा शासक कौन चाहेगा? एलेक्स इस नए स्थापित साम्राज्य पर विचार करता रहा। क्या ये छोटा था या बड़ा? क्योंकि अगर यह बड़ा और दूर होता तो वह आर्केडिना को बहुत कम कीमत पर सामान पहुंचाने में उनके साथ साझेदारी करना ही चुनता। आखिर कैरोना ही पाइनो महाद्वीप के भीतर विकसित होने वाला एकमात्र क्यों होना चाहिए? उसे लगा कि यह उचित नहीं है। दूसरी ओर, यदि नया साम्राज्य छोटा और नजदीक होता तो इन सभी खजानों को पाने के लिए उसे उन पर अपना कदम बढ़ाना पड़ सकता था। उसकी युद्ध भावना को बाहर निकले हुए काफी समय हो गया था, और अब उसे लगा कि उसे कई सालों बाद अली को सिंहासन सौंपने से पहले ये सब करना होगा। तो इस नए साम्राज्य का नाम क्या है और इसका शासक कौन है? महाराज, ये बेमार्ड का साम्राज्य है, और इसका शासक आपका बेटा महामहिम है। मेरा मतलब है आपका नाजायज बेटा, जो अब महामहिम लैंडन बान है।
हा 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 हा। सभी हंस पड़े। कुछ लोगों ने तो अपने मुंह में रखा मांस का टुकड़ा थूक दिया, जबकि अन्य ने अपना पैर थूक दिया। कुछ लोगों ने हंसते हुए अपनी मेजें भी पीटी और अन्य ने इस पर ताली बजाई। क्या मजेदार मजाक है। ये ड्यूक विंचेस्टर वास्तव में छद्म विदूषक था। अच्छा हुआ ड्यूक, हा 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 हा। मेरा पेट, मेरा पेट, हा 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 हा। मैं इतना हंसा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सभी को यह मजेदार लगा, क्योंकि एलेक्स के नाजायज बेटे का बचपन ऐसा कुछ नहीं था जिसे छिपाया गया था। अरे, यहाँ तक कि किसानों को भी इस मामले के बारे में पता था। जहाँ तक राजघरानों की बात है, वे भी हंस रहे थे। क्या ये वह बदमाश नहीं था जिसे उनके द्वारा उसके जीवन के 15 वर्षों तक तंग किया गया था। कैरी की हंसी से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे वह छोटा सा डरपोक याद आ गया जो हमेशा एक कोने में सिमट जाता था जब वह उसे बुरी तरह से कोड़े मारती थी। यहाँ तक कि एलेक्स के चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि उसे ये सब बेतुका लगा। सच है, वह कमीना उसका बेटा था, लेकिन उसने उसे अपने पूरे जीवन में सिर्फ 4 बार से ज्यादा नहीं देखा था। और ज्यादातर बार ये सिर्फ संयोग से हुआ था। संक्षेप में, ऐसे समय भी थे जब उसने कमीने को देखे बिना 5 साल से ज्यादा समय बिताया। इसलिए उसके मन में बच्चे या उसकी उस वेश्या माँ के लिए कोई खास भावनाएं नहीं थीं। भगवान के लिए उसे माँ किम का अंतिम नाम जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो वह उसके बच्चों के बारे में क्यों सोचता। उसने उन्हें महल के सबसे सुनसान इलाके में भेज दिया, जो दासों के रहने की जगह से और भी दूर था। और जब बात उनकी दैनिक ज़रूरतों की आती थी, तो भी उसे इस बात की परवाह नहीं होती थी कि वे भूखे हैं या नहीं। इसलिए जब लैंडन की बात आई, तो एलेक्स ने उसके साथ कैद में दुश्मन के बच्चे की तरह व्यवहार किया। हा 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 हा। हर कोई हंसता रहा, और बेफिक्र ड्यूक विंचेस्टर बिना चेहरे पर मुस्कान के वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने अपने हाथ उठाए और हॉल में शांति का आह्वान किया। ड्यूक विंचेस्टर, मजाक बहुत हो गए, हमें सच बताओ। एलेक्स ने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान के साथ कहा। महाराज, यह विषय वास्तव में सच कह रहा था। नवस्थापित साम्राज्य बेमाड है और इसका राजा महामहिम लैंडन बान है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मेरे राजा, तो कृपया अपनी घड़ी के पीछे देखें। एलेक ने तेजी से अपनी घड़ी घुमाई और जब उसने उत्कीर्णन देखा तो वह स्तब्ध रह गया। मेड इन बेमाड। अपने राजा को इस तरह देखकर, भले ही उन्हें नहीं पता था कि घड़ी पर क्या लिखा है, वे कम से कम ये तो समझ ही गए कि ड्यूक विंचेस्टर ने जो कहा था वह सच था। लैंडन बान, ऐसा लग रहा था कि वह दिखने से कहीं ज्यादा है। कितना दिलचस्प। शांति। हॉल में इतनी शांति थी कि अगर कोई पिन गिरा देता तो पीछे बैठे लोग भी सुन लेते। एक पल के लिए सभी के दिमाग में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो उन्होंने सुना था उस पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन महामहिम की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि यह सच है। क्या वह बच्चा अभी भी जीवित है? कैसे? क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने उसे पहले भी मौत के मुंह में जाते देखा था? मेरी तरफ ऐसे मत देखो भाई, मैंने उसे वाकई बेजान देखा था, इसलिए मुझे सच में नहीं पता कि वह कैसे बच गया। लोग जो सुन रहे थे उससे दंग रह गए। वह बच्चा जीवित और स्वस्थ था, और इसके अलावा उसने अपने लिए एक स्थिर साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था। ये बहुत अविश्वसनीय था। जब उन्होंने ड्यूक विंचेस्टर को कई कहानियां सुनाते हुए सुना कि कैसे लैंडन ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और कैसे उसने ये सारे विचार सोचे, तो वे ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि क्या ये वही व्यक्ति था या नहीं। बेशक ड्यूक विंचेस्टर ने उन्हें वे कहानियां सुनाई थीं जो उन सभी क्रूमेन और शूरवीरों से आई थीं जो पहले बेमाड का दौरा कर चुके थे। कैरोना में ये कहानियां मशहूर हो गई थीं, इसलिए बेशक उसने कैरोना की अपनी यात्रा के दौरान इनके बारे में सुना था। इस समय रईस विंचेस्टर के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, जैसे कि वे सोने से पहले की कहानी सुन रहे हों। वास्तव में वे एलेक्स के बारे में भी भूल गए थे जो उनसे पहले था। लेकिन बेशक एलेक्स को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह भी लैंडन की उपलब्धियों में डूबा हुआ था। हे भगवान, क्या वह व्यक्ति हमेशा कमजोर होने का नाटक कर रहा था? क्या वह राजधानी में दृढ़ था क्योंकि उसके पास योजनाएं थीं? कहानियों से यह स्पष्ट था कि सबसे मूल्यवान चीज सामान नहीं था, बल्कि लैंडन खुद था। इस तरह के विचारों और आविष्कारों के साथ कोई उसे एक दुर्लभ प्रतिभा भी कह सकता है। एलेक्स का शरीर अत्यधिक क्रोध से थोड़ा कांप उठा जैसे ही उसने अपनी सीट के हैंडल को जकड़ा। बहुत बढ़िया, उसका बेटा कितना छोटा सा षड्यंत्रकारी था। क्या उसने शुरू से ही सब कुछ प्लान किया और ढोल की तरह बजाया? तो क्या वह अपने रडा से बचने के लिए बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये काम कर गया। किसी को ये पता होना चाहिए कि लैंडन एक नाजायज बेटा था, इसलिए उसे केवल तलवार चलाने का अभ्यास करने का अधिकार था, क्योंकि युद्ध की रणनीति और इसी तरह की चीजें उसके लिए सख्त वर्जित थीं। वे उसे एली के लिए कठपुतली बनाना चाहते थे, इसलिए ऐसे विषय जिनके लिए उसे सोचना पड़ता था, निश्चित रूप से उसके लिए कोई विकल्प नहीं थे। इसलिए उसे केवल तलवार चलाने के तरीके सीखने की अनुमति थी। उस समय उसे अपने बेटे के बारे में जानने की भी जरूरत नहीं थी। खबर जल्दी ही फैल गई थी कि लैंडन लड़ाई में कितना बुरा है। अरे, यहाँ तक कि शिक्षकों ने भी एलेक्स को इस बात की पुष्टि कर दी थी।
इसलिए वह लैंडन से पूरी तरह निराश हो गया था, क्योंकि एक अच्छा मोहरा अवसर ऐसे ही बर्बाद हो गया था। अब ये कहानियां सुनकर 100 साल बाद भी अधिकांश लोग उसे मूर्ख कहेंगे। उसका नाम इतिहास में एक विदूषक के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि कोई भी इसे कैसे भी देखे जिसने सार्वजनिक रूप से इस बेटे की निंदा की थी, उसे अब कम सजा मिल रही थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसका खून खौलने लगता। अगर उसे पता होता कि वह बदमाश एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो वह उसे क्यों भगाता? वह उसे कैद कर लेता और उसे छिपकर अर्काडिना के लिए ये सारी चीजें बनाने के लिए मजबूर करता। बेशक वह सभी आविष्कारों का श्रेय चुरा लेता और एली को सिंहासन सौंपने से पहले लैंडन को मार देता। जैसा कि कभी कभी बड़े अच्छे के लिए बलिदान आवश्यक होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उसके इस बेटे से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, और अब उसे अर्काडिना के अब तक के सबसे मूर्ख शासक के रूप में देखा जाएगा। सेवानिवृत्त तलवार मास्टर रोशी कहाँ है? अभी बाहर आओ, एलेक्स गुस्से में चिल्लाया, और जल्द ही भीड़ तुरंत पीछे हट गई। एक कांपता हुआ आदमी आगे बढ़ा, जैसे कि वह अपने अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा हो। एक बार जब मैं एलेक्स के सामने आया तो वह सचमुच लेट गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। हे महान संप्रभु, अर्काडिना के महान शासक, मैं यहाँ हूँ। भयभीत आदमी को देखते हुए जो लगातार अपने अहंकार को सहला रहा था, एलेक्स थोड़ा शांत हो गया। कम से कम तुम्हें अपनी जगह तो पता है। अब बताओ, एक शिक्षक के रूप में तुमने कभी यह क्यों नहीं देखा कि मेरा बेटा कितना होशियार था? इतना होशियार बच्चा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह इतना अद्भुत था? एलेक्स के दिखावटी शब्दों को सुनकर सभी के मुंह से खून निकल आया। तुमने कब कभी माना है कि बच्चा तुम्हारा है? क्या तुम वही व्यक्ति नहीं थे जिसने बच्चे की मां की आलोचना की थी और यहां तक कहा था कि तुम जानते हो कि बच्चा किसी का भी हो सकता है? तुमने उसे यहां रहने के दौरान वेश्या कहा, और अब तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम निर्दोष हो। लैंडन के प्रति अपने राजा के दयनीय और देखभाल करने वाले व्यवहार को देखकर वे उसके प्रदर्शन पर ताली बजाना चाहते थे। यहां तक कि राजपरिवार भी अचंभित रह गया। क्या तुम वही व्यक्ति नहीं थे जिसने एक दिन अपने बेटे को इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि वह गलती से तुमसे टकरा गया था? शाबाश महाराज। एलेक्स सभी के मन की बात से पूरी तरह बेखबर था, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बेमार्ट तक ये खबर पहुंच सके कि लैंडन के प्रति उसका मन बदल गया है। उसे बेमार्ट को अपने अधीन करना ही था, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने मन में ही यह सोच लिया था कि बेमार्ट की समग्र शक्ति तक पहुंचने के लिए अपने जासूसों को भेजना चाहिए। वह जानना चाहता था कि उनके पास अभी कितने शूरवीर हैं और कितने वे जनता की नजरों से दूर छिपा रहे हैं। हालांकि उसे सच में संदेह था कि लैंडन के पास कभी भी उससे ज्यादा सैनिक होंगे, फिर भी उसे बेमार्ट की सेना का एक मोटा अनुमान जानने की जरूरत थी ताकि वह कार्य के लिए उचित मात्रा में शूरवीरों को भेज सके। इस तरह अगर उसका ये बेटा जिद्दी साबित हुआ तो उसके पास कठोर रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार अंत में विजयी होने की उसकी 100% संभावना थी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था कि एक नवस्थापित साम्राज्य अर्काडिना को हरा सके। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ये केवल समय की बात थी कि बेमार्ट उसका हो जाए, और तब तक वह लैंडन का अपहरण कर लेगा और उसे एक गुप्त कालकोठरी में जीवित रखेगा। आखिरकार ऐसे दिमाग के साथ असली खजाना तो लड़का ही था।